सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए निगम प्रशासन और यातायात करेगी संयुक्त रूप से कार्य। नो पार्किंग जोन में लगी गाड़ियों का कटेगा ऑन स्पॉट चालान। बिना रिकॉर्ड मोबाइल नंबर वाले गाड़ियों की कटी चालान को परिवहन विभाग डाक विभाग की मदद से पहुंचाएगी उनके घर पर चालान। और तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल गेहूं और फलों से किया गया महाश्रृंगार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शहर में नो पार्किंग जोन में लगने वाले गाड़ियों का अब ऑन स्पॉट कटेगी चालान। यह अभियान नगर प्रशासन और यातायात पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलेगी। मुजफ्फरपुर शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने मिलकर वाहन सड़क पर खड़े नहीं हो, इसके लिए पार्किंग और नो पार्किंग जोन बनाए हैं। नगर निगम ने इस संबंध में बकायदा सूचना बोर्ड लगाए थे, लेकिन नगर निगम और यातायात पुलिस की नाक के सामने शहर के हृदय स्थल कल्याणी चौक पर इस व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। नगर निगम द्वारा जिस जगह नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगा है, ठीक उसी जगह लोग अपने वाहन खड़े कर देते हैं। नो पार्किंग में पार्किंग से दिन में बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। उधर शहर के मोती झील ओवरब्रिज और बम पुलिस गली में जिस जगह पार्किंग स्थल के बोर्ड लगे हैं, वहां कोई वाहन खड़े नहीं किए जाते हैं। पार्किंग और नो पार्किंग व्यवस्था पर अमल नहीं होने के पीछे वजह मेन पावर की कमी के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव भी है। नगर निगम प्रशासन का तर्क है कि नगर निगम ने अपना काम कर दिया है, अब यातायात पुलिस अपना काम करे। वहीं ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्ण का कहना है कि नो पार्किंग जोन में वाहन पार्किंग करने वालों से चालान ही एकमात्र उपाय नहीं है। लोगों में पार्किंग सेंस भी डेवलप होना ज्यादा जरूरी है। जल्द ही टीम बनाकर नो पार्किंग में पार्किंग करने वालों के खिलाफ विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। दंड की प्रक्रिया तो एमवी एक्ट के अनुसार है। जो बेतरतीब पार्किंग करते हैं या जहां पार्किंग नहीं करनी है, वहां अगर पार्किंग करते हैं तो एमवी एक्ट के प्रावधानों के साथ पुलिस चालान करती है। वो चालान उनको मोबाइल मैसेजेस के माध्यम से चला जाता है, जिनको उनको पे करना पड़ता है। जो हैबिचुअल होते हैं उनके ऊपर फाइन बढ़ता जाता है, और अगर वो चालान पे नहीं कर रहे हैं तो उनके वाहन को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जा सकता है। मुजफ्फरपुर में लगातार बेतरतीब पार्किंग के कारण जाम की समस्या होती है। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में कुछ जंक्शंस ऐसे हैं जहां सड़कों की चौड़ाई वहां चलने वाले वाहनों की अपेक्षा थोड़ी कम पड़ती है, और वो मार्केट प्लेस भी है। वहां पे बेतरतीब पार्किंग के चलते थोड़ा सा वाहन की गति जो है कम होने लगती है और भीड़ भाड़ की स्थिति बनती है। हमारे द्वारा जो ट्रैफिक जवान वहां हैं वो नियंत्रित उनको करने की कोशिश करते हैं और उनको बताते हैं कि कहाँ जाके पार्किंग करें। लेकिन अगर वो बात नहीं मानते और बेतरतीब पार्किंग करते हैं तो हम लोग उनका चालान भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत शिक्षा की है। हमें जिम्मेदार नागरिक बनते हुए सही जगह पे ही अपना वाहन पार्क करना चाहिए और दूसरों की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। उसको लेके क्या कहते हैं? हर पूजा और फेस्टिवल का अलग अलग डिमांड होता है, और उस समय उस डिमांड के अनुसार शहरों में रूट निर्धारित किए जाते हैं और वो समय के अनुसार होते हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग अलग रूट्स में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाते हैं, और जितने उपलब्ध पुलिसकर्मी हैं प्लस जो हमें अतिरिक्त बल मिलते हैं प्लस प्रशासन सभी मिलकर कोशिश करते हैं कि हम यातायात को बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की गाड़ियों में कटे हुए चालान को परिवहन विभाग डाक विभाग की मदद से उनके घर पहुंचाएगी। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना से तैयार इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। यातायात पुलिस के अनुसार उनमें से 55% लोगों ने चालान जमा कर दिए हैं। शेष 45% लोगों ने चालान जमा नहीं किए हैं, कारण कि उन्हें चालान मिला ही नहीं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने या फिर सिम का उपयोग नहीं होने के कारण लोगों को चालान नहीं मिल पा रहा था, जिसे लेकर यातायात विभाग और डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अब स्पीड पोस्ट द्वारा अब तक वैसे लोगों को जिनके मोबाइल नंबर पर चालान की नोटिस नहीं मिल पाई है, उनके पते पर चालान भेजा जाएगा। 15 अगस्त से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को उनके घरों पर स्पीड पोस्ट द्वारा चालान भेजा जाएगा, जिसे लेकर यातायात विभाग और डाक
डाक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चालान भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यातायात डीएसपी नीलाभ कृष्ण ने बताया कि पेंडिंग चालान वालों की सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद डाक विभाग के द्वारा स्पीड पोस्ट के जरिए डाकिया संबंधित लोगों के पते पर उन्हें चालान पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि यातायात नियम के अनुसार 3 नोटिस भेजे जाएंगे, साथ ही उसके सभी एसओपी देखे जाएंगे। अगर इसके बाद भी चालान जमा नहीं होता है तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि चालान स्टेटस चेक करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट echalan.parivahan.gov.in पर विजिट करना है। यहाँ चेक ऑनलाइन स्टेटस पर जाना है। उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, जैसे गाड़ी का नंबर, डीएल नंबर आदि। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद सारे पेंडिंग चालान दिखने लगेंगे। अगर कोई भी चालान बकाया नहीं है तो वो भी आपको पता लग जाएगा, जिसके बाद आप घर बैठे ई चालान जमा करने के लिए आपको echalan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप गाड़ी का नंबर और डीएल नंबर जैसे कुछ डिटेल्स भरकर घर बैठे ऑनलाइन चालान जमा कर सकते हैं। हाँ, उसका क्या है? हम लोग ये चाहते हैं कि ससमय लोगों को उनके द्वारा अगर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है तो मैसेज चला जाए, पर कई बार परिस्थिति ऐसी बनती है उनके द्वारा जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है या तो दर्ज नहीं होता या अपडेट नहीं होता। वैसे मामलों के लिए जो निर्देश प्राप्त है उसमें हम लोग डाक विभाग के माध्यम से चालान उनके एड्रेस पे भेज रहे हैं। वैसा एड्रेस जो उन्होंने दर्ज किया हुआ है उस एड्रेस से हम लोग डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट करते हैं और चालान उनको प्राप्त होता है। मैं अपील करना चाहता हूं कि जिनका भी चालान बकाया है वो अपना चालान जमा कर दें। जमा नहीं करने की स्थिति में उनके वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उन्हें परिवहन विभाग जाकर फिर उस ब्लैकलिस्ट को ठीक करवाना पड़ेगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि अपना चालान शीघ्र जमा करें। इसके लिए हमारे कंट्रोल रूम से और पुलिस थाने से भी फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दी जा रही है। ऑनलाइन जमा कराने के लिए मोबाइल में जो उपलब्ध कराया गया है लिंक, उस पर जाकर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ट्रैफिक थाना मुजफ्फरपुर या संबंधित थाना जिसने चालान निर्गत किया है वहाँ भी जाके आप कैश चालान जमा कर सकते हैं। चालान में यदि कोई त्रुटि है या किसी संशोधन की आवश्यकता है तो वो अपना आवेदन भी आप संबंधित थाने, ट्रैफिक थाने या मेरे कार्यालय में दे सकते हैं, जिसकी जाँच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चालान जमा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्या? नहीं, चालान जमा करना निःशुल्क है। मोबाइल पे जो लिंक है अगर आप उसको फॉलो करेंगे ऑनलाइन तो आप अपने आप देखिए नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या यूपीआई के माध्यम से आप एकदम सहज जमा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप ट्रैफिक थाने में चले जाइए, वहाँ पे जाके आप जमा कर दीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ये निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे पेटीएम से फास्टैग रिचार्ज करते थे लोग, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। फास्टैग की दूसरी प्रणाली है, लेकिन हाँ इसमें यूपीआई से पेमेंट करने की सुविधा उपलब्ध है, बहुत आसानी से हो सकता है। साहेबगंज में हुई झड़प के दौरान पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनते वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना पुलिस टीम पर हमला कर पिस्टल छीनते वीडियो वायरल वीडियो 1 अगस्त 2024 के दिन का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों का पीछा करते पुलिस नवलपुर गांव में चली गई और पुलिस को ही चोर चोर हल्ला करते ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पिस्टल छीनने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस टीम पर ग्रामीणों का पिटाई करते और पिस्टल छीनने का प्रयास दिख रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का एफआईआर दर्ज कर आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना पुलिस टीम पर नवलपुर गांव में हमला कर पिस्टल छीनते जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 1 अगस्त गुरुवार का है। बाइक सवार अपराधियों का पीछा करते गांव में गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने चोर चोर करते हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए और एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। वायरल वीडियो में ग्रामीण टी शर्ट पहने एक पुलिसकर्मी को पिटाई करते उसका पिस्टल छीन रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिस पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनते पिटाई की जा रही है,
साहेबगंज थाना क्षेत्र के PSI पुनीत कुमार हैं, जिसके बाद पुलिस टीम पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आज साहिबगंज में एक सूचना मिला था कि 2 क्रिमिनल्स हैं जिनका पूरा पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। उन लोगों को वो लोग आर्म्स के साथ में कुछ घटना करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हीं का पीछा करने के लिए पीछा करते हुए टीम के द्वारा काफ़ी दूर तक उनका पीछा किया गया और उसी क्रम में उनके द्वारा भाग करके एक जगह पे छुपने की उनकी सूचना मिली थी। तो पुलिस की टीम जब वहाँ पर रेड करने गई तो स्थानीय लोगों के द्वारा उनको पुलिस को रोकने का कोशिश किया गया। उसी में हाथापाई हुई थी। एक जो हम लोग के पुलिसकर्मी थोड़े बहुत चोटिल भी हुए हैं और हम लोग के द्वारा इसमें जो लोग इसमें सरकारी कार्य में वादा किए हैं, पुलिस में हमला किए हैं, तो हम लोगों ने 5-6 लोगों को अभी तक डिटेन किया हुआ है। घायल पुलिसकर्मी की हालत कैसी है? वो एकदम अभी नॉर्मल है। कितने लोग सर कितने लोग वो अभी है 2-3 लोग हैं, क्योंकि गांव में थोड़ा बहुत झड़प हुआ था। 2-3 लोग हैं, बट इतना कुछ मतलब नॉर्मल ही है। लेकिन हम लोगों के द्वारा केस दर्ज करके इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जो 2 अपराधी उनका नाम क्या है? उनका आपको नाम बाद में क्लियर कर दिया जाएगा। ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मी पर गाजगिरी काजी मोहम्मदपुर थाना के निजी चालक को हटा दिया गया। वर्दी में पुलिस कर्मियों का रील्स हो रहा है वायरल। वीडियो देखते ही बड़े साहब के भी उड़े होश। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का चस्का हर किसी को लग गया है। रील्स बनाने के चक्कर में आजकल लोग अपनी पद की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां कई पुलिसकर्मी वर्दी में रील्स बनाकर वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना का निजी चालक हो या थाने में पदस्थापित दरोगा हो या सिपाही, सब ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर वायरल हो रहे हैं। अब ये मामला वरीय अधिकारी तक पहुंच गया है। पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि वर्दी का अपना सम्मान होता है। ड्यूटी के दौरान इस तरह का वीडियो बनाना और वायरल करना गलत है। एक वीडियो काजी मोहम्मदपुर थाने का है, जिसमें एक निजी ड्राइवर थानेदार की कुर्सी पर बैठकर रील्स बना रहा है। मामला संज्ञान में आते ही निजी ड्राइवर को हटा दिया गया। वहीं अन्य पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रील बनाना, उसका क्या सोशल मीडिया पर रील बना के शेयर कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक सोशल मीडिया पॉलिसी रहती है उनके कर्मियों को लेकर के। तो ऐसी बिहार पुलिस की भी है और हेडक्वार्टर से बराबर इस चीज़ को लेकर के निर्देश और वो आते रहते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स आते रहते हैं और हम लोग भी इस चीज़ को पालन करते हैं। और हम लोग के सबऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, जो बाकी जो कर्मी हैं, उनको भी हम लोग इस चीज़ को लेके सेंसिटाइज करते रहते हैं। और जैसे हम लोग की नॉलेज में अगर इस तरह का कोई मामला आता है जिसमें यूनिफॉर्म में कोई कर्मी रील्स बना रहे हैं या फिर गलत तरीके से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें फिर संज्ञान लेकर फिर कार्रवाई भी करते हैं। इसमें क्या सजा का प्रावधान, कौन सा? नहीं, सजा वगैरह कोई वो नहीं है, बट हम लोग अपना उसमें डिपार्टमेंटल कार्रवाई वगैरह उसमें करते हैं। निजी चालक है जो काजी मोहम्मदपुर का, उस पर फिर क्या? निजी चालक जो वीडियो आया है जिसमें काजी मोहम्मदपुर में थानाध्यक्ष के चैम्बर में बैठ करके जो वीडियो बनाया, तो उसका हम लोगों ने संज्ञान लिया। उसको इमीडिएटली हम लोगों ने हटा दिया है और हटा करके थानाध्यक्ष को भी भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है। गायघाट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहने को तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ाने की बात सामने आती रहती है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मद्य निषेध पटना के सूचना के आधार पर गायघाट थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए हैं। साथ ही गिरफ्तार कंटेनर चालक से पूछताछ के बाद गायघाट पुलिस ने अलग अलग जगह छापेमारी कर लगभग 10 लाख रुपए के विदेशी शराब बरामद किए हैं। जब्त ट्रक से 94 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई है। साथ ही 535 बोतल अलग अलग ब्रांड के भी शराब जब्त किए गए हैं।
इस कार्रवाई में कंटेनर चालक समेत 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रशिक्षु डीएसपी शाह गायघाट एसएचओ पूजा कुमारी ने बताया कि एक कंटेनर में छिपाकर NH57 से होते हुए भारी मात्रा में शराब की खेप ले जाने की सूचना मिली थी। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त शराब की मात्रा लगभग 1100 लीटर आंकी जा रही है। जी, गायघाट थाने में दिनांक 5 अगस्त 24 को गुप्त सूचना मिली थी कि NH57 पर एक कंटेनर जो शराब से लदी हुई है वो मुजफ्फरपुर से दरभंगा की ओर जा रही है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं जांच के क्रम में NH57 पर सघन वाहन चेकिंग लगाई गई थी और इस वाहन चेकिंग के क्रम में एक कंटेनर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है MH14HU1862, ये पुलिस, इसके वाहन के जो चालक हैं वो पुलिस को देख करके जब इस वाहन के चालक को रुकने का इशारा किया गया तो ये चालक रुकने पुलिस वाहन को देखकर तेजी से भागने का प्रयास करने लगा। इस क्रम में पुलिस टीम के द्वारा इसका पीछा करते हुए इसको रोका गया। रोकने के पश्चात चालक की तलाशी ली गई और तलाशी के पश्चात इसके वाहन की तलाशी ली गई तो इस क्रम में इस कंटेनर से लगभग 35 कार्टन विदेशी शराब एवं 35 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई। आगे वाहन के चालक की निशानदेही के आधार पर डी जारंग ग्राम के सुनील कुमार सिंह जी के घर पर छापेमारी की गई और वहां भी छापेमारी के क्रम में घर के कैंपस में बने तहखाना से एवं कैंपस से विदेशी शराब बरामद की गई है। इस प्रकार टोटल बरामदगी जो है वह 98 कार्टून और 535 बोतल कुल 1101.615 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख आकी जा सकती है। गिरफ्तारी कितनी हुई है? 4 गिरफ्तारी है और इसके अलावा वाहन में एक कंटेनर है, एक बाइक है, 4 मोबाइल, एक GPS, 2 फास्टैग, इतनी चीज की जब्ती हुई है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में दुष्कर्म पीड़िता को केस उठाने की धमकी देने के बाद सरेआम जमकर पीटा गया। सोमवार को कोर्ट परिसर में रेप पीड़िता को केस नहीं उठाने पर आरोपितों ने दौड़ा कर पीटा। सड़क पर गिरी पीड़िता आरोपितों से रहम की गुहार लगाती रही, फिर भी आरोपी उसके ऊपर लात घूंसों की बौछार करते रहे। इस दौरान वहां पर खड़े लोग मुख्य दर्शक बने रहे। बीच बचाव करने पहुंचे पीड़िता के परिजनों के साथ भी आरोपियों ने धक्का मुक्की की। कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों के पहुंचने पर हमला करने वाले आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। परिजनों ने वहां पर मौजूद लोगों की मदद से पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसे इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र में रहती हैं, जिसका मोतीपुर के आरोपी युवक के साथ शादी की बातचीत चल रही थी। इस बीच आरोपी युवक ने उसके साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इसको लेकर उसने नगर थाने में FIR कराई गई थी। मामला कोर्ट में चल रहा है। पिछले साल आरोपी की जमानत खारिज हो गई थी। इसके बाद से सभी आरोपी उससे नाराज थे और केस उठाने की धमकी दे रहे थे। वहीं सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि आवेदन मिलने पर FIR कर आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पीड़िता ने थाने में आवेदन नहीं दिया है। सर नहीं थे, बाकी बच्ची बोल रही थी कि ये पूरा गर्दन उंदर हिस्सा काट कूट के अंदर में हाथ घुसा के पीठी उठी सब काट कूट के और रोड पर लौटा के फैटे और ये सब पकड़ के और लाते ये सब मारा है। कोई नहीं था। वो सब कितना से मिलकर मारा था? उसे शायद एगो नाम है उसको कोर्ट में गए थे। कल कोर्ट में? हाँ, कोर्ट में। और डेट कोर्ट में। हाँ, लोग कौन लोग था? उस बच्ची का है कोई पति वगैरह था? जी नहीं। कौन लोग था? इससे विवाद चल रहा है, कौन है जो मारा? वो सब कौन था?
उसको बलात्कार किया। आरोपी सब था। बलात्कार किया। कब हुआ था वो घटना? हम अनपढ़ है तो हमको मालूम नहीं है। गेट पर गई थी। किसी जगह मारपीट किया। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो बसी बनेगा तब में जाएंगे। अच्छा, जाइएगा पुलिस के पास जाइएगा, कंप्लेन करिएगा। जी। बच्ची कहाँ है? हमको नहीं मालूम है। आपकी बेटी कहाँ है? नहीं मालूम है। इलाज करा रही है। साथ पिटाई और कल एक महिला के साथ में सदर कोर्ट परिसर में जो एक यौन पीड़िता थी उसके साथ में मारपीट वगैरह की गई थी जब वो कोर्ट में अपनी पेशी पे गई थी, गवाही वगैरह में गई थी। तो उसी दौरान में मारपीट हुआ था, तो थाने के संज्ञान में आया था। तो थानाध्यक्ष के द्वारा भी महिला से संपर्क किया गया, हम लोग देख रहे हैं इसको। लेकिन अभी महिला के द्वारा कोई भी कंप्लेन या फिर FIR करने के लिए वो नहीं दिया गया है। तो जैसे ही होता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, हम लोगों ने संज्ञान में है, हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर महिला अपना आवेदन देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अपने स्तर से उसमें कार्रवाई करेंगे। तीसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल गेहूं और फलों से महाश्रृंगार किया गया। पवित्र श्रावण महीने की तीसरी सोमवारी पर उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर में बाबा गरीबनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ, जिसमें 11 क्विंटल गेहूं, फल और फूल से बाबा को सजाया गया। इस दौरान सबसे पहले बाबा गरीबनाथ को दूध, दही, शक्कर और घी से नहलाया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने बाबा के जयकारा के साथ उनका महाश्रृंगार किया। स्थानीय शिव भक्तों के साथ मंदिर के पुजारी ने महाआरती की। इस दौरान हर हर महादेव बोल बम के जय घोष से पूरा शिवालय गूंज उठा। भक्तों ने एक सुर में बाबा की आरती गाई। मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि सावन माह में हर सोमवार बाबा का अद्भुत श्रृंगार होता है। पहली सोमवारी पर फूल से श्रृंगार किया गया था। इसका उद्देश्य यह रहता है कि भगवान की पूजा करने के लिए कभी फूल की कमी ना हो। दूसरी सोमवारी पर चावल से बाबा को सजाया गया था। तीसरी सोमवारी पर गेहूं से श्रृंगार करने का उद्देश्य यह रहता है कि विश्व में जितने मनुष्य हैं उन्हें कभी अन्न की कमी ना हो। चौथी सोमवारी पर पान के पत्ता से सजाया जाएगा। जो परंपरागत चली आ रही है वो आज फल से और गेहूं से बाबा का महाश्रृंगार किया गया है। उसके बाद भोग लगा है। भोग लगने के उपरांत सभी को प्रसाद बटा है और बटेगा और बट ही रहा है। और आज तीसरी सोमवारी की अपार भीड़ हुई है और इसकी सफलता विशेष बाबा गरीबनाथ हम लोग किए हैं कि आपने सफलतापूर्वक हम लोग को हिम्मत देके, ऊर्जा देके सभी कांवड़ियों को सुरक्षित उनका जल चढ़ाते हुए बाहर निकले हैं। तो आज जितनी भीड़ थी हमारी जिंदगी में, इतनी भीड़ मैंने गरीबनाथ मंदिर में कांवड़ चढ़ाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। श्रृंगार में कई पदाधिकारी भी शामिल हुए, जैसे कि IG साहब थे, SSP साहब थे, ASP साहब थे, पूर्व मंत्री सुरेश। श्रावण माह के तीसरी सोमवारी के शुरू होकर के बाबा गरीबनाथ जी का गेहूं और फल से महाश्रृंगार हुआ है। देखिए, गेहूं से हम लोग का श्रृंगार करने का सबसे उद्देश्य ये रहता है कि पहला सोमवारी श्रृंगार हम लोग फूल से करते हैं भगवान के लिए, दूसरा श्रृंगार चावल से करते, दूसरी सोमवारी को विश्व कल्याण अनाज के लिए, तीसरा गेहूं से करते किसान को या फिर किसी परिवार को दिक्कत न हो इसके लिए, चौथा पान के पत्ता से भगवती के लिए, पांचवा अमरनाथ स्वरूप अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में।
नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शाहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में तीसरी सोमवारी को भव्य महाश्रृंगार किया गया। पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी पर शाहू पोखर शिव मंदिर में महादेव का भव्य श्रृंगार हुआ, जिसमें 31 किलो लड्डू, फल और फूल से बाबा को सजाया गया। इस दौरान सबसे पहले भगवान शिव को दूध, दही, शक्कर और घी से नहलाया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने बाबा के जयकारा के साथ उनका महाश्रृंगार किया। स्थानीय शिव भक्तों के साथ मंदिर के पुजारी ने महाआरती की। इस दौरान हर हर महादेव बोल बम के जय घोष से पूरा शिवालय गूंज उठा। भक्तों ने एक सुर में बाबा की आरती गाई। आज तीसरी सोमवारी के उपलक्ष्य पे बाबा का 31 किलो लड्डू से श्रृंगार किया गया। इसमें स्थानीय लोग का पूरा सहयोग रहा है। इसमें हमारे साहू पोखर पूजा समिति, जितनी भी समिति है वो अलग चीज है। सारे लोग मिल करके बाबा का श्रृंगार किया गया और हमारी यही सब भक्तों से अनुरोध है कि जहाँ भी शिव मंदिर हो कम से कम विधिवत रूप से बाबा का श्रृंगार नियम रूप से करे, यही मेरी मनोकामना है। आज बाबा को पंचामृत से स्नान किया गया और 31 किलो लड्डू और ऋतु फलों से भगवान को भोग भी लगाया गया। पूरे समस्त मोहल्ला वासियों के संग हम लोग शिव परिवार का पूजा किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किए।
कितने किलो लड्डू से श्रृंगार किया गया है? 21 किलो की लड्डू आई है। कितने प्रकार के फूल से श्रृंगार किया गया है? कम से कम इसमें 3-4 प्रकार के फूलों का है और 5-6 प्रकार के फलों का। तीसरी सोमवारी को एक पावन मौके पर आज साहू पोखर महादेव जी का अनगिनत मतलब कोई वजन नहीं है, लेकिन बाबा का श्रृंगार बिल्कुल सुंदर तरीके से उनको जितना उनको ढक दिया गया, स्वरूप दिया गया है बाबा का, महादेव जी का लड्डू से श्रृंगार किया गया है, पंचामृत से स्नान कराया गया है और बहुत ही खूबसूरत हम लोग मोहल्ला वासी ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाबा का श्रृंगार हुआ है। बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर गोला रोड में तीसरी सोमवारी के मौके पर भोलेनाथ का भव्य महाश्रृंगार किया गया। श्री साकेत पीठ बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर गोला रोड में तीसरी सोमवारी के मौके पर भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। मंदिर के पुजारी पीयूष गिरी ने बताया कि कोलकाता से मंगाए गए फूलों से बाबा को सजाया गया। इस दौरान सबसे पहले महादेव को दूध, दही, शक्कर और घी से नहलाया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने बाबा की जयकारा के साथ उनका महाश्रृंगार किया। स्थानीय शिव भक्तों के साथ मंदिर के पुजारी ने महाआरती की। इस दौरान हर हर महादेव बोलबम के जयघोष से पूरा शिवालय गूंज उठा। भक्तों ने एक सुर में बाबा की आरती गाई। बाबा श्री कमलेश्वर नाथ का गोला रोड में 1100 गुलाब से श्रृंगार किया गया है। जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं भगवान शिव ने कैसा अत्यंत अलौकिक स्वरूप धारण किया है। हर वर्ष यहाँ सावन के प्रत्येक सोमवारी को अलग अलग स्वरूप से श्रृंगार किया जाता है। इसी क्रम में आने वाली चौथी सोमवारी को बाबा का सफेद पुष्पों से दूल्हा के स्वरूप में श्रृंगार किया जाएगा और 5वीं सोमवारी पूर्णिमा के दिन बाबा का यहाँ पर्व से श्रृंगार होगा। जैसा कि आज आप देख सकते हैं एक एक गुलाब भगवान को खोस कर लगाया गया है, जिसमें लगभग मुझे 4-5 घंटे स्वतः लगे हैं और यह गुलाब मैं स्वयं लेकर आया था, कलकत्ता से मैंने मंगवाया है भगवान के लिए विशेष रूप से। क्या महानताएं हैं इस मंदिर के? यह मंदिर तो वैसे अत्यंत प्राचीन है, फिर भी लगभग हमारे पूर्वज जैसे बताते हैं 1741 ईस्वी 21 मार्च को इस मंदिर की जब स्थापना हुई थी, तब से यहाँ निरंतर कभी भी सावन में भक्तों का ऐसा अवसर नहीं आया है जो यहाँ भक्तों का जन सैलाब न उभरा हो। प्रत्येक सोमवार को यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जल चढ़ाने आते हैं और रात्रि में यहाँ पर शिव महापुराण आदि कथा का जो प्रवचन होता है उसे सुनने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। जैसा कि आज भी यहाँ 1 घंटा का शिव पुराण का प्रवचन आयोजित होने जा रहा है शाम 7:30 से 8:30 बजे तक, जिसमें भगवान शिव और माता सती के संवाद को विशेष रूप से बताया जा रहा है नवधा भक्ति के प्रकरण में। आने वाली सोमवारी में भी श्रृंगार किया जाएगा बाबा का? जी, आने वाली चौथी सोमवारी को भी 12 मार्च 2024 दिन सोमवार को भगवान शिव का विशेष सफेद पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा कांवड़िया पथ में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वार्ड नंबर 21 के मंदिर में बगल वाली गली की स्थिति नरकीय। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कांवड़िया मार्ग वार्ड 21 बाबा मंदिर के बगल वाली गली की स्थिति बद से बदतर है। गली में स्थिति ऐसी है कि अगर आप गली से गुजर जाएं तो बदबू की वजह से आपको उल्टी भी आ सकती है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कांवड़िया पथ में गंदगी फैली हुई है। स्थानीय निवासी राजन कुमार ने बताया कि ये स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ सावन के समय है, सालों भर इस गली की स्थिति ऐसी ही रहती है। जनप्रतिनिधि कोई सुध लेने वाले नहीं हैं। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ तक करोड़ों की लागत से नाली तो बनाया गया है और सावन का महीना है और आप देख सकते हैं कि कितना कचरा है। यहीं से सावन में शिव भक्त आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करते हैं और यही मार्ग है जो कचरा का ढेर है। न यहाँ का स्थानीय नगर निगम प्रशासन और न जिला प्रशासन कुछ मतलब देख नहीं चाह रहा है कि कितनी गंदगी है यहाँ। और यहाँ पे बगल में ही बाबा गरीबनाथ का मंदिर है। सो हम समझ रहे हैं कि ये इतना दुर्दशा करने के बाद जो नगर निगम अभी तक नहीं जागा तो वो कभी नहीं जाएगा। सावन से पहले नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा तमाम वादे किए जा रहे थे कि रोड को दुरुस्त कर दिया जाएगा, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रहेगी, मगर स्थिति सामने जो है कुछ अलग ही कह रही है। ये सब खोखला वादा है। जब जब सावन आता है तो नाला मोरी को खोद करके छोड़ दिया जाता है, आवारा पशु घूम रहा है, कचरा फेंका हुआ है। जिला प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के चक्कर में रहती है कि कागज पर दिखला देना है सरकार को कि हमने इतना करोड़ इतना खर्चा किया सावनी मेला में, और बांस बल्ला से घेर देना, आम पब्लिक को आने जाने में दिक्कत करना। लेकिन ये जो कचरा फेंका हुआ है, आवारा पशु घूम रहा है, उस पर थोड़ा सा भी चिंता
नगर प्रशासन और जिला प्रशासन रहती है यहाँ पे कि अभी ऐसी स्थिति नहीं, सालों भर ऐसे ही स्थिति यहाँ की रहती है, एकदम नरक। साफ सफाई का ध्यान नहीं देते वो उनको तो सिर्फ फोटो खिंचवाने से फुर्सत मिलेगा तब ना वो साफ सफाई में आएंगे। जहाँ भी बड़ा लोग, बड़ा मंत्री, बड़ा अफसर आता है उसके चमचाई करने के लिए चले जाते हैं, उनसे चमचाई करने से फुर्सत मिलेगा तब ना। समरनाले परिसर में राष्ट्रीय मुसहर भुइयां संघ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। समरनाले परिसर स्थित धरना स्थल पर राष्ट्रीय मुसहर भुइयां संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। मुसहर भुइयां संघ का आरोप है कि आजादी के बाद आज तक हम लोगों की समस्या दूर नहीं हुई। मुसहर भुइयां संघ ने कहा कि सरकार द्वारा हम लोगों के लिए बनाई योजना अफसरशाही की वजह से हम लोगों को नहीं मिल पाती है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हमारा समाज इससे त्रस्त है। देखिए, हम किस बात की बात करें, हमारे समाज, हमारा जो समाज है, जिस समाज से हम लोग आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं, आजादी से लेकर के अब तक हम लोगों के पास समस्या से तो अकंठ डूबा हुआ है। किन किन समस्या को हम लोग वर्णन करें, किसकी समस्या को उठाए, लेकिन फिर भी इसी में कुछ जो महत्वपूर्ण चीज है उसको लेकर के आज हम मुसहर समाज के लोग इस बैनर तले, राष्ट्रीय मुसहर भुइयां के बैनर तले 9 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग यहाँ डीएम साहब के समक्ष अनशन पर बैठे हैं। 9 सूत्री मांग है और इस मांग के तहत हम लोग, जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है, डोलने वाले नहीं है। चाहे जितना दिन रहना पड़ेगा हम लोग बैठेंगे। अब सवाल उठता है कि सरकार हम लोगों को उठाना चाहती है, सरकार हम लोगों को योजना बनाती है, लेकिन इस अफसरशाही के चक्कर में, अफसर की वजह से सरकार की जितनी भी योजना हम लोगों की कल्याणकारी योजनाएं हैं टोटल के टोटल फ्लॉप करते जा रहा है, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ प्रशासन के गड़बड़ी के चलते, कुछ प्रशासन के भ्रष्टाचार के चल में लिप्त होने के कारण हम समाज के जो लोग हैं उस लाभ से वंचित हो जाते हैं। मैं आपको भी एक बिंदु करके गिनाता हूं। मैं पूछना चाहता हूं इस प्रशासन के लोगों से, खास करके जिला शिक्षा पदाधिकारी से, कि आखिर मुसहर समाज से उनको नफरत क्यों है? जब सरकार उठाना चाह रही है, इस सरकार इस समाज को रोजगार से जोड़ना चाह रही है, जो भी समाज के जो नौजवान शिक्षित, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको सर रोजगार से जोड़ना चाह रही है, तो इस शिक्षा पदाधिकारी को इस समाज से क्यों एलर्जी? नेता सब जीत के जाते हैं और वोट मांग के उसके दोबारा दिन वहाँ दिखाई नहीं देते। इसलिए हम अपना बलबूते के हिसाब से हम लोग लड़के सरकार से लेना चाहते हैं। बहुत ऐसा समस्या है जो जितेंद्र भाई ने किया। सबसे पहला नंबर घर का, जो ये वो राशन कार्ड में पूरा परिवार का नाम है। जो मांगे वो नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा, इससे बता दीजिए। अगला कदम हम लोग अनशन पर बैठेंगे और इससे भी ज्यादा हम लोग अधिक प्रदर्शन करेंगे, ब्लॉक में प्रदर्शन करेंगे, जिला में करेंगे, सरकार के पास पहुंचेंगे। पटना जाना होगा तो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।